नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दूरदर्शन। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जैसा कि किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम गांव, किसान और खेत खलिहान की बात करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारी कोशिश रहती है कृषि के क्षेत्र में जो तमाम नवाचार चल रहे हैं वो सभी नवाचारों की जानकारी हमारे किसान भाइयों तक पहुँचाई जाए, जिसके ज़रिए हमारे किसान भाइयों की आर्थिक उन्नति के द्वार खुल सकते हैं। और इसी कार्यक्रम को आज हम आगे बढ़ाएंगे और मैं आपको बता दूँ कि आज हम सब्जी सोयाबीन के महत्व को लेकर बातचीत करेंगे और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान आज हमारे बीच मौजूद हैं। मैं सबसे पहले परिचय आपको उनसे करा देता हूं। हमारे साथ सलोनी मंडलोई जी मौजूद हैं। आप पौध संरक्षण अधिकारी हैं और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर से हमारे बीच मौजूद हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है डॉक्टर सलोनी मंडलोई। मैं पीएचडी पौध रोग विभाग से वर्ल्ड वेजिटेबल सेंटर हैदराबाद के इंदौर सेंटर से उपस्थित हूँ। तो किसान भाई, आज हम बात करेंगे सब्जी सोयाबीन के बारे में जी। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि सब्जी सोयाबीन एक ऐसी सोयाबीन है जिसका दिन प्रतिदिन जैसे जैसे प्रचलन बढ़ रहा है। आज के समय में देश विदेश में और भारत के कई राज्यों में स्वास्थ्य को लेके हर कोई अपने आगे बढ़ रहा है। तो उसी विषय में ये सब्जी सोयाबीन प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है जी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बहुत ठीक कहना है आपका यहाँ पर कि सोयाबीन प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। और इसके बाद हम बात करेंगे पोषण और सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो आमतौर पर ये देखा जाता है कि प्रोटीन की कमी हर एक घर परिवार की कोशिश रहती है कि चलिए हमारे जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनमें प्रोटीन और पोषण की कमी ना हो किसी तरह से। तो सब्जी सोयाबीन में इसकी कितनी बड़ी भूमिका आप देखती हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर। चूँकि सब्जी सोयाबीन और सामान्य सोयाबीन की बात करें तो सब्जी सोयाबीन जो है उसे हरी अवस्था में तोड़कर सब्जी के रूप में पकाकर खाया जाता है। इसे विभिन्न प्रकार के स्नैक्स में, पुलाव में, सलाद में, घरेलू उपयोगों में किया जाता है। जबकि हम सामान्य सोयाबीन की बात करें तो इसका तेल के रूप में, दालों के रूप में, सोया बड़ी के रूप में और टोफू के रूप में हम खाते हैं। लेकिन आजकल देश विदेशों में सब्जी सोयाबीन को एडमामे के नाम से भी जाना जाता है और भारत के कई राज्य ऐसे हैं जो आजकल सब्जी सोयाबीन की ओर आगे बढ़ रहे हैं और उन सभी राज्यों में दिन पर दिन ये सब्जी सोयाबीन का प्रचलन बढ़ते जा रहा है जी। चलिए, अगर किसान भाइयों की हम बात कर लें तो ये बताइए कि किसान भाइयों के लिए सब्जी सोयाबीन उगाना जो है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और इससे किसान भाइयों के, किसानों के आय का जरिया, कमाई का जरिया आगे कैसे बढ़ता है? जी बिल्कुल। जैसे हम सामान्य सोयाबीन की बात करें और सब्जी सोयाबीन की बात करें तो आजकल हमारे देश का किसान, भारत का किसान यही चाहता है कि अधिक उत्पादन के साथ साथ उचित मूल्य भी प्राप्त हो। तो मेरा उनसे यही संदेश रहेगा कि यदि वह किसी नई फसलों के रूप में जाना चाहते हैं तो सब्जी सोयाबीन के लिए पहले अपनी मिट्टी का, जलवायु परिस्थितियों का, अपने क्षेत्र का प्रशिक्षण कर ले। साथ ही अपने आसपास के कृषि विज्ञान केंद्र और आईसीआर के भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर से जो सोयाबीन के वैज्ञानिक हैं उनसे चर्चा कर ले। उसके साथ ही अपने आसपास की विपणन और प्रसंस्करण इकाइयों जैसे कृषि संगठन समूह हैं, सुपर मार्केट है और भी कई ऐसी इकाइयां हैं, वहां पे पहले जांच कर ले, फिर धीरे धीरे इन फसलों के माध्यम से आगे बढ़ते रहे। मेरा उनसे यही संदेश होगा कि यदि आप सब्जी सोयाबीन की तरफ से आगे बढ़ना चाहते तो पहले एक छोटे से क्षेत्र में अपनाएं। उसके बाद धीरे धीरे आपको ऐसा लगने लगेगा लागत में और उसके साथ साथ यदि अच्छा विपणन मूल्य मिलता है तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि धीरे धीरे अपना क्षेत्र को बढ़ाएं। जी मैम, फसल चक्र की बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कई ऐसे नए किसान भाई हैं जो कि खेती किसानी के क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सब्जी सोयाबीन को लेकर बताइए कि इसका फसल चक्र आखिर कितने दिन का रहता है? सब्जी सोयाबीन की हम बात करें तो सब्जी से हम बात करते हैं, सब्जी मतलब हरी सब्जी। सब्जी सोयाबीन का मुख्य यह है कि इसकी जो तुड़ाई होती है लगभग 60 से 70 दिन में होती है। इसको वैज्ञानिक भाषा में यदि हम कहा जाए तो इसकी एक R6 स्टेज या R6 अवस्था होती है, उसी में इसकी तुड़ाई की जाती है। चूँकि ये सब्जी के रूप में प्रयोग होती है, इसकी फलियों का प्रयोग हम सलाद, स्नैक्स और जो हमारे पुलाव के रूप में किया जाता है।
तो सब्जी सोयाबीन को मुख्यतः 60 से 70 दिन में इसकी तुड़ाई होती है, और यदि हम इसे पकाना चाहे तो इसका लगभग 90 से 110 दिन की अवधि में ये पककर तैयार हो जाती है। जी, इसके अलावा ये भी आपसे समझना चाहेंगे मैम कि हमारे देश की बात करें या मध्य प्रदेश के परिदृश्य से हम बात करें तो देखा गया है कि हर तरह के किसान यहाँ मौजूद हैं, बड़े किसान भी और छोटे किसान भी। तो छोटे किसानों या सीमांत किसानों की बात की जाए, अगर उनके पास क्षेत्रफल की दृष्टि से ज़मीन कम है तो क्या वो सब्जी सोयाबीन में आगे बढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल। जैसा कि हमारा मध्य प्रदेश सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, तो ठीक उसी प्रकार से सोयाबीन के साथ साथ आजकल सब्जी सोयाबीन का प्रचलन भी बढ़ रहा है। तो जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनके पास जो क्षेत्रफल होता है वो काफ़ी कम होता है, तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि सब्जी सोयाबीन में हरी फलियों का दाम अधिक मूल्य पर मिलता है। यदि हम बात करें सामान्य सोयाबीन की तुलना में, तो चूँकि सब्जी सोयाबीन 50 से 60 से 70 दिन की अवस्था में हमारे पास आने लग जाती है, तो धीरे धीरे वो सब्जी के रूप में बिकती है और इसी से हमें अधिक मूल्य प्राप्त होता है। तो मैं सीमांत किसानों से यही कहना चाहूँगी कि आपस में किसान संगठित ग्रुप बना ले, जिसे एफपीओ भी कहा जाता है। अपने आसपास सुपरमार्केट है या विपणन की कुछ जानकारियाँ ले ले, उसके बाद इसका क्षेत्रफल धीरे धीरे इसका क्षेत्रफल बढ़ाए और आगे बढ़ाने के साथ साथ ये सब्जी सोयाबीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी आपने यहाँ पर बात की है कि आखिर छोटे किसान किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं इस क्षेत्र में। लेकिन एक छोटी सी बात ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि आप जैसे फसल चक्र की आपने बात यहाँ पर कही है, किस तरह से इसकी फसल को बीमारियों से हम बचा सकते हैं? सर देखिए, जो सब्जी सोयाबीन है और सामान्य सोयाबीन है उनकी खेती लगभग एक ही है, लेकिन इसमें कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो सब्जी सोयाबीन आप जहाँ भी लगा रहे, आप अपने क्षेत्र की मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों का प्रशिक्षण कर ले। उसके साथ ही वैज्ञानिक सलाह भी ज़रूरी है। साथ ही साथ आप जिस जगह पे सब्जी सोयाबीन की खेती करना चाह रहे हैं, पहले उसके आसपास की सुपरमार्केट है, विपणन की व्यवस्थाओं का भी जांच कर ले। उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो कीट उर्वरकों का समन्वय उपयोग करें, पंक्ति से पंक्ति तथा पौधे से पौधे की दूरी का भी निर्धारित ध्यान रखें। साथ में जो कीट और रोग प्रबंधन है उनकी व्यवस्था भी कर ले। यदि इन सभी बातों का किसान ध्यान रखता है तो निश्चित ही तौर पर सब्जी सोयाबीन की फसल जो है उनके लिए एक बहुत लाभकारी और उचित मूल्य प्राप्त करने वाली फसल रहेगी। जी, हम बात करते हैं, जैसा कि आपने बताया कि बीमारियों से बचने के लिए भी हमारे किसान भाइयों को तमाम जानकारियाँ और तमाम ध्यान रखने पड़ेंगे। लेकिन इसके अलावा जैसे आपने बताया कि आसपास अगर आप लगाते हैं सोयाबीन की फसल, तो जाकर सब्जी मार्केट में या जो स्टोर है वहाँ जाके बात कर लें, तो क्या इसकी भी किसान भाइयों को पहले से ही व्यवस्था करनी पड़ती है? देखिए, आज के समय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत के और अन्य राज्यों के और मध्य प्रदेश की भी यदि हम बात करते हैं तो सभी जगहों पे आजकल जो हमारा युवा वर्ग है वो जिम के लिए और अपनी स्वास्थ्य के लिए अधिक से अधिक कार्य कर रहा है। तो उसमें जो शाकाहारी लोग हैं उनके लिए प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत होता है सोयाबीन। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो वो अपनी पूर्ति सोयाबीन के जैसे टोफू है या इनसे पूर्ति करता है। तो पोषण के लिए यदि हम बात करें तो सब्जी सोयाबीन को सब्जी के रूप में हम देखा जा सकता है। जैसे आपने बात करी है विपणन की और इसकी, तो मेरा यही है कि जो आसपास के किसान हैं पहले अपना एक कृषक समूह बना ले, जिसे एफपीओ भी कहा जाता है, कृषक संगठन कहा जाता है। आपस में कुछ किसान आपस में जुड़ जाएं, उसके बाद इसकी विपणन व्यवस्थाओं, जैसे आसपास सुपरमार्केट होते हैं और भी कई ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं, होटल्स रहते हैं जहाँ पे इनकी सब्जी सोयाबीन की मांग बहुत ज़्यादा होती है और इसके दाने चूँकि बड़े होते हैं, मुलायम होते हैं तथा स्वाद में मीठे होते हैं। तो ये आजकल जैसे पुलाव के रूप में, स्नैक्स के रूप में, और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि देश विदेश में इसे एडमामे के नाम से भी जाना जाता है, तो उस तरीके से भी इसका दिन पर दिन प्रयोग और प्रचलन बढ़ते जा रहा है। तो किसान भाइयों, सब्जी सोयाबीन को लेकर आज हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर फिलहाल छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जानेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश के, यदि हम बात करें यहाँ पर दृष्टिकोण से या मध्य प्रदेश के परिदृश्य से बात करें, तो आखिर कौन सी उन्नत सोयाबीन की किस्में हमारे मध्य प्रदेश के किसानों और आम जनता के लिए उपलब्ध है। लेकिन यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटेंगे। अरे सुन तो,
मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद किसान भाइयों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सलोनी मंडलोई जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैडम पुनः स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और किसान भाइयों, ब्रेक पर जाने से पहले हमने उन्नत किस्मों की बात करी थी कि मध्य प्रदेश के यदि परिदृश्य की हम बात करें तो कौन सी उन्नत किस्में हमारे किसान भाइयों के लिए मौजूद हैं। मैम इस विषय पर जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, सब्जी सोयाबीन यदि हमारे किसान भाई लगाना चाहते हैं तो उन्नत किस्मों की जानकारी भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरा उनसे यही कहना होगा कि जो ICAR जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली इसकी और राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर से एक विकसित किस्म है NRC 188। ये एक सब्जी सोयाबीन की किस्म है। इसके साथ ही USA बेंगलोर से निकली हुई करुणे तथा ICAR के रीजनल स्टेशन रांची झारखंड से निकली हुई स्वर्णा सुगंधा तथा स्वर्णा वसुंधरा, ये कुछ सब्जी सोयाबीन की किस्में हैं। जो NRC 188 किस्म है ये हमारी मध्य प्रदेश की जलवायु के लिए सब्जी सोयाबीन की एक उन्नत किस्म है। इसके लिए मेरा यही कहना होगा कि किसान भाइयों को कि सबसे पहले आप अपने जगह की मिट्टी की, जलवायु की तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कृषि विज्ञान केंद्र है उन सभी से जानकारी लेकर अपने एरिया में कौन कौन सी फसलों का क्षेत्र सही से हो सकता है तथा अपने एक छोटे से क्षेत्र में ही कुछ वैरायटियां लगाई जाए तथा जिसके साथ ही उन्हें पता चलेगा कि सब्जी सोयाबीन उनके यहाँ की जलवायु परिस्थितियों के हिसाब से हो रही है नहीं हो रही। इसी से सब्जी सोयाबीन का लाभ उन्हें अधिक से अधिक मिलेगा। बिल्कुल मैम, इसके अलावा मिट्टी परीक्षण की बात करना भी ज़रूरी हो जाता है। जैसा कि आपने बताया कि जो तमाम फसलें हैं उनके लिए जलवायु, सिंचाई प्रबंधन, मिट्टी परीक्षण होना ज़रूरी है। तो सोयाबीन की फसल के लिए मिट्टी परीक्षण को आप कितना ज़रूरी मानती हैं? देखिए, किसी भी फसल को लगाने से पहले जैसे हमारा स्वास्थ्य जरूरी है ठीक वैसे ही मिट्टी का स्वास्थ्य भी जरूरी है। यदि मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हमारी फसल लाभकारी होगी। उसके साथ में उसमें रोगों की बात करें, बीमारियों की बात करें या जो जिससे बात करते हैं मिट्टी जनित बीमारियां कई ऐसी होती हैं जैसे राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट है या फिर हमारी मैक्रोफोमिना, ऐसी कई बीमारियां होती जिसको जड़ सड़न बोलते हैं या जड़ गलन बोलते हैं। ये सभी बीमारियां मिट्टी जनित होती है। तो चूंकि सोयाबीन की फसलों में इन बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है तो उस दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो मिट्टी का यदि स्वास्थ्य अच्छा होगा तो फसल का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो मेरी किसानों से यही गुजारिश रहेगी कि किसी भी फसल को लगाने से पहले मिट्टी का स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है ताकि आने वाली फसल हमारे लिए लाभकारी और उचित मूल्य के लिए लाभकारी साबित हो सकती है। और इसके अलावा मैम आप घरों की बात करेंगे, आम घरों की, कि आखिर ये तो हमने जान लिया कि किस तरह से सोयाबीन का उत्पादन होता है और किसान भाइयों को कितना फ़ायदा रहता है, लेकिन इसके अलावा यदि आम घरों की बात करें तो लोगों के दिलो दिमाग में ये भी सवाल रहता है कि आखिर किस तरह से उसे पकाया जाए, किस तरह से उबाला जाए, तो सही तरीका इसके सेवन का आखिर क्या है? देखिए, सब्जी सोयाबीन की जो है वो हरी सब्जी की तरह ही कार्य करती है। यदि आपने अपने घरेलू रूप में देखा होगा कि जो अरहर होती है
जब अरहर को आप घर में लेके आते हो, उसे नमक के पानी में उबालते हो, ठीक वैसे ही इसे सब्जी सोयाबीन को भी नमक के पानी में उबाल कर आप सीधे सेवन कर सकते हैं। या जैसे हम घरों में पुलाव जब बनाते हैं तो मटर का प्रयोग करते हैं, तो मटर की जगह हम सब्जी सोयाबीन के दानों का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा विभिन्न प्रकार के जैसे स्नैक्स बनते हैं, मिक्सचर बनता है और जो अलग अलग स्नैक्स बनाए जाते हैं, उसमें भी हम सब्जी सोयाबीन को रोस्टेड फॉर्म में प्रयोग किया जा सकता है। तो चूँकि इसका स्वाद हल्का सा मीठा होता है, तो हमारे बच्चे भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें प्रोटीन की मात्रा, कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन्स की मात्रा अधिक होती है। चूँकि हरी सब्जियों की तुलना में इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, तो बच्चों की वृद्धि के लिए, बुजुर्गों के लिए और महिलाओं के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा मैम आपका भी अनुभव मैं जानना चाहूँगा, चूँकि आप पौध संरक्षण अधिकारी हैं, आमतौर पर किसान भाई भी आते होंगे, आपसे मुलाकात करते होंगे, सब्जी सोयाबीन को लेकर क्या ख़ास तौर पर कोई सवाल रहते हैं उनके आपसे? जी बिल्कुल, सबसे पहले किसान का एक ही सवाल होता है विपणन का। हमारे किसान भाई आज के समय परिप्रेक्ष्य में इतने अग्रणी हैं, उन्हें वैज्ञानिक कहा जाना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे किसान भाई दिन प्रतिदिन अपने खेतों में अपनी मिट्टी के साथ, अपनी फसलों के साथ प्रतिदिन काम करते हैं। तो वो हर एक उस पौधे की उस अवस्था को जानते हैं जिसमें कैसे पौधा बड़ा होता है। लेकिन किसान भाइयों के लिए सबसे एक बड़ी समस्या और एक सबसे बड़ा मैं चैलेंज कहना चाहूँगी, विपणन का होता है। तो चूँकि अच्छे विपणन व्यवस्थाएं उपलब्ध होगी, किसान उत्पादन तो कर लेता है, लेकिन उसे उचित अपनी फसल का उचित मूल्य चाहिए होता है। तो उचित मूल्य के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने आसपास की जो विपणन व्यवस्थाएं हैं, जैसे सुपरमार्केट्स हो गए और भी कई ऐसी संस्थान हैं जो आजकल सब्जी सोयाबीन की फसलों को ले रही है। बड़े बड़े यदि आप जो हमारी मेट्रो सिटीज़ है उसमें यदि आप देखोगे तो जो शाकाहारी लोग हैं, आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है वीगन का। जो लोग वीगन होते जा रहे हैं वो दूध को छोड़ के, जैसे हमारे सोया मिल्क है या सोया टोफू है, उनका सेवन कर रहे हैं। उसके साथ में जैसे सब्जी सोयाबीन है तो वो उसके सब्जी सोयाबीन के दानों का प्रयोग अपने सुबह के सलाद के रूप में कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। अपनी भारत में भी कई राज्यों में अपने स्वास्थ्य को लेके हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेके जागरूक हो रहा है। तो चूँकि आज के समय परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो हमारे किसान भाइयों के लिए विपणन की एक बहुत बड़ी व्यवस्था होनी चाहिए। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि अपने आसपास की विपणन व्यवस्थाओं को जांच ले, उसके पश्चात फसल का अच्छे से चयन करें और चयन के पश्चात आपस में किसान एक ग्रुप बना ले, और ग्रुप बनाने के बाद यदि आप अपनी फसल को बेचोगे तो निश्चित ही तौर पर आपको एक उचित मूल्य की फसल प्राप्त होगी। जैसा कि मैम विपणन को लेकर आपने बताया कि किसान भाइयों के सामने कई चुनौतियाँ रहती हैं, उन चुनौतियों से पार पाने के लिए, उन चुनौतियों को दूर करने के लिए किसान भाई अपने स्तर पर क्या प्रयास कर सकते हैं? देखिए, सब्जी सोयाबीन की यदि हम बात करें तो किसान भाइयों के लिए विपणन व्यवस्थाएं बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि सब्जी सोयाबीन 60 से 70 दिन में इसकी फसल की तुड़ाई हो जाती है। उसके बाद उसे जो नज़दीकी कोल्ड स्टोरेज है, जहाँ पे जैसे जिन क्षेत्रों में मटर कोल्ड स्टोरेज में रखी जाती है या उनके लिए ऐसे कोल्ड चैम्बर बनाए जाते हैं, तो उन संस्थानों में यदि आप अपनी नज़दीकी सब्जी मंडियों में बिक जाती है तो वो बहुत ही बेहतर होगा। उसके बाद भी यदि आपका जो उत्पादन है वो बहुत अधिक मात्रा में रहता है तो उन्हें आप कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं। उसके बाद वो अलग अलग जगहों पे जा सकती है। चलिए, इसके अलावा मैं एक बार फिर किसानों की बात पर मैं आना चाहूँगा। मान लीजिए आमतौर पर किसान भाई सोयाबीन की फसल लगा रहे हैं, सब्जी सोयाबीन से उन्हें कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है दूसरी फसलों के मुकाबले, या ज़्यादा उपयोगिता आखिर किसान भाई इसकी कैसे साबित कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो सामान्यतः सोयाबीन है वो भी लगभग 90 से 100-105 दिन में पककर तैयार होती है। लेकिन यदि हम सब्जी सोयाबीन के परिप्रेक्ष्य में बात करें, सब्जी सोयाबीन जो होती है वो हरी अवस्था में तोड़ी जाती है, और हरी अवस्था में सब्जी सोयाबीन का अधिक से अधिक मूल्य हमें प्राप्त होता है। और यदि हम ये फसल लगभग इसे यदि हम पकाना चाहें
तो 90 से 100 दिन में 10 दिन में यह पककर तैयार भी हो जाती है। तो मेरा किसानों से यही निवेदन रहेगा कि आप इसको हरी अवस्था में ही तोड़कर विपणन करें या हरी अवस्था में ही तोड़कर खाएं। तो चूँकि सब्जी सोयाबीन लगभग 60 से 70 दिन में हमारी तैयार होती है, तो इसकी विपणन व्यवस्थाएं भी हरी अवस्था में ही होती है। चलिए, बहुत ठीक है बात आपने यहाँ पर बोली है कि जो सब्जी सोयाबीन को लेकर आपने जानकारी दी कि विपणन अवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा बाज़ार में तमाम चुनौतियाँ हमारे किसान भाइयों के सामने रहती हैं। इसके अलावा ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि किसान भाई आखिर जो चुनौतियाँ आ रही हैं उसका निवारण कहाँ पर करें। आमतौर पर देखा जाता है कि कई बार अधिकारियों से उनकी मुलाकात होती है, कई किसान भाइयों के लिए ऐसे संगठन बनाए जाते हैं जिसमें जाके किसान भाई अपनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। ऐसे संगठन भी आखिर कितने ज़रूरी होते हैं आपके नज़रिए में, क्योंकि किसान भाइयों की जो समस्या रहती हैं उसका सॉल्यूशन या उसका निवारण हर जगह नहीं मिल पाता है। जी बिल्कुल। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में जो बात करें तो सोया प्रदेश भी, जैसे मैंने कहा था, तो सोया प्रदेश होने के कारण मध्य प्रदेश के इंदौर में राष्ट्रीय अनुसंधान सोयाबीन जो संस्थान है वहाँ पे भी हमारे सोयाबीन के वैज्ञानिक है। इसके साथ में अलग अलग जगहों पे कृषि विज्ञान केंद्र है। मैं किसानों से यही कहना चाहूँगी कि आप निरंतर उनके कांटेक्ट में रहें, निरंतर उनसे मुलाकात करते रहें। आपको अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग जगहों पे आपको निश्चित ही तौर पर अलग अलग जानकारी प्रदान होगी। साथ ही किसान जो संगठित आपस में ग्रुप रहते हैं उन्हें कृषि विभाग है या जो हमारा सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र है, सारे सरकारी संस्थाओं में उनको निश्चित ही तौर पर विभिन्न प्रकार की जानकारी, फसल चक्र अपनाने से लेके फसल के चयन से लेके फसल की तुड़ाई तक सारी जानकारी होती है और साथ ही विपणन व्यवस्थाओं की भी सुनिश्चित जानकारी होती है। चलिए मैम, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा करी और सब्जी सोयाबीन के इस विषय को इतने आसान शब्दों में हमारे किसान भाइयों को समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज हमने समझा है कि आखिर सब्जी सोयाबीन का हमारे किसान भाइयों को और आम जनता को कितना फ़ायदा हो सकता है। इसके साथ ही साथ हमने ये जाना कि आखिर बीमारियों से किस तरह से बचाव कर सकते हैं और फसल चक्र की इतनी बड़ी भूमिका है। ये तमाम जानकारी हमने आज सलोनी मंडलोई जी से ली, जो कि इंदौर से हमारे बीच मौजूद थी। और इसी के साथ किसान भाइयों, अब समय हो चला है खेती से जुड़ी खबरें देखने का, यानी कि खबरें खेती देखने का। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए पहले देखते हैं प्रमुख समाचार। गोवर्धन योजना को दी मंजूरी, 26 करोड़ से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड जारी। बेहतर अरहर किस्मों से मिली नई गति, किसानों के लिए कवच योजना मंजूर। 137 लाख हेक्टेयर में खरीफ बुआई पूरी। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने देश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ाने देने के लिए किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से गोवर्धन राष्ट्रीय सर्कुलर बायो एनर्जी योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना के लिए 23,731 करोड़ रुपए के कुल बजट को स्वीकृति दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया है कि ये योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक लागू रहेगी। इसका उद्देश्य देश में कॉम्प्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन को लगभग 10 गुना बढ़ाना है। केंद्र सरकार देश में मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने और रासायनिक उर्वरकों, खाद तथा खरपतवार नाशकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। सरकार का लक्ष्य मिट्टी के क्षरण को रोकना, खेती की लागत कम करना और किसानों को टिकाऊ खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने बताया है कि सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी योजना के तहत किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर फसलवार उर्वरक उपयोगी की सलाह दी जा रही है। सरकार के अनुसार अब तक देश भर में 26.09 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किया जा चुका है। इसके साथ ही किसानों को जागरूक करने के लिए 1,30,627 किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम, 7.17 लाख प्रदर्शन, 7,425 किसान मेले एवं जागरूकता अभियान आयोजित किए गए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अरहर की किस्म आशा का भारत का पहला पूर्ण रूप से जीनोम विकसित कर महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल की है। इस जीनोम अनुक्रम को अरहर के वैश्विक संदर्भ जीनोम के रूप में भी मान्यता मिली है।
इससे जलवायु अनुकूल, अधिक उपज देने वाली और पोषण से भरपूर नई अरहर किस्मों के विकास में तेजी आने की उम्मीद है। यह उपलब्धि नई दिल्ली स्थित ICAR राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा हासिल की गई है। उल्लेखनीय है कि संस्थान से वर्ष 2011 में दुनिया का पहला दलहन फसल का ड्राफ्ट जीनोम प्रकाशित किया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राज्य के किसानों के हित में एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। प्रदेश की प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के डिफॉल्टर किसानों को राहत प्रदान देने के लिए राज्य सरकार ने कवच योजना को हरी झंडी दी है। सरकार के इस कदम से कर्ज के बोझ तले दबे प्रदेश के हजारों किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मंत्रिपरिषद द्वारा मंजूरी दी गई कवच योजना के लागू होने से प्रदेश के लगभग 5000 डिफॉल्टर किसानों को सीधा लाभ प्राप्त होगा। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों से जुड़े ये किसान लंबे समय से राहत की उम्मीद कर रहे थे। कवच योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय व्यवस्था भी तय कर दी गई है। इस साल अनियमित मानसून के कारण खरीफ फसलों की बुवाई पर विपरीत असर पड़ा है। हालांकि धान की फसल का छोड़कर अन्य फसलों की बुवाई लगभग पूरी हो गई है। कम बारिश के कारण बुआई गई फसलों की बढ़वार प्रभावित हुई है। जिन धान उत्पादन क्षेत्रों में इस हफ्ते बारिश हुई है, वहां पर धान की रोपाई का काम तेजी से किया जा रहा है। कृषि संचालनालय भोपाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक प्रदेश में 137 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई की गई है। गत वर्ष समान अवधि में 138 लाख हेक्टेयर में बुआई की गई थी। चालू खरीफ में 150 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई प्रस्तावित है। सबसे अधिक 54 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन बोया गया है, जो कि समान अवधि में पिछले साल की बुआई 51 लाख हेक्टेयर से अधिक है। बारिश की कमी से धान की बुआई पर इस साल विपरीत असर पड़ा है। धान की बुआई एवं रोपाई 29 लाख हेक्टेयर में की गई है, जबकि पिछले साल समान अवधि में 34 लाख हेक्टेयर में ये बुआई हुई थी। अभी भी किसानों द्वारा धान की रोपाई का कार्य किया जा रहा है। मक्का की बुआई 27 लाख हेक्टेयर में की गई है, जो पिछले साल की बुआई 26 लाख हेक्टेयर से अधिक है। उड़द 7 लाख हेक्टेयर में बोया गया है। पिछले साल समान अवधि में 6 लाख हेक्टेयर में उड़द बोया गया था। खबरें खेती की में बस इतना ही। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज सब्जी सोयाबीन को लेकर हमने बात करी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि सब्जी सोयाबीन का कितना ज़्यादा महत्व आपकी और हमारी आम जिंदगी में पड़ता है। इसी के साथ कृषि दर्शन के आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए विषय के साथ और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।